नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज मैं आप लोगों के सामने कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता की अवधारणा के ऊपर कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। सिटीजनशिप बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में कुछ कंसेप्ट्स की बात करते हैं, जैसे लिबर्टी की हम बात करते हैं, इक्विलिटी की हम बात करते हैं, स्टेट की हम बात करते हैं, सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार सिटीजनशिप भी पॉलिटिकल साइंस में एक बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सिटीजनशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जो स्टेट और सिटीजन्स के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, डेवलप करता है, रिफ्लेक्ट करता है और उसे एस्टेब्लिश करता है। किस किस के बीच में? स्टेट और सिटीजन्स के बीच में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, अर्थात नागरिक और गैर नागरिक के बीच में अंतर स्थापित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी एक राज्य अथवा राष्ट्र अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, स्पेशल फैसिलिटीज़ देता है, स्पेशल प्रिविलेज उन्हें देता है, अर्थात जो कुछ विशेष और विशिष्ट सुविधाएं होती है वो एक राज्य अथवा राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाती है। जैसे हम बात करें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स की, ताकि उस राज्य के नागरिकों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनका चहुमुखी विकास हो सके। अब आप देखेंगे कि यदि ये स्पेशल जो प्रिविलेज हैं या स्पेशल जो फैसिलिटी है राइट्स के रूप में यदि राज्य के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को ही समान रूप से प्रदान कर दिए जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, नागरिकता की जो अवधारणा है, उसका महत्व, उसका औचित्य और उसकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है। अर्थात सिटीजनशिप के कंसेप्ट का कोई इंपॉर्टेंस और कोई रिलेवेंस नहीं रह जाती यदि राज्य के द्वारा उस राज्य के भीतर और अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार की सुविधाएं समान रूप से प्रदान कर दी जाती है। इसलिए सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का काम किया जाता है और ये काम किया जाता है सिटीजनशिप के कंसेप्ट के द्वारा। और इस संदर्भ में जब हम सिटीजनशिप की डेफिनेशन की हम बात करते हैं, नागरिकता की परिभाषा की जब हम बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच पारस्परिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करने वाली उस वैधानिक स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत राज्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु कुछ विशेष सुविधाएं आदि प्रदान करता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यक्ति भी राज्य के प्रति विशेष भक्तिभाव, विशेष निष्ठा रखते हुए राज्य के प्रति अपने जो भी दायित्व होते हैं, राज्य के प्रति जो भी अपने कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, उनका वो बखूबी पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिटीजनशिप के कंसेप्ट में नागरिकता की अवधारणा में 3 मूलभूत शर्तें हैं। नंबर 1 कि व्यक्ति का राज्य का सदस्य होना बेहद ज़रूरी है, अर्थात व्यक्ति जो है अनिवार्यतः क्या हो, राज्य का सदस्य हो। दूसरी बात कि राज्य द्वारा अपने राज्य के भीतर रहने वाले लोगों को अधिकारों के रूप में कुछ विशेष या विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जाए। और तीसरा है कि राज्य के भीतर रहने वाले व्यक्ति भी राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखेंगे, विशेष भक्तिभाव रखेंगे, अर्थात व्यक्ति राज्य के संविधान में और राज्य के कानूनों में पूरी आस्था रखेंगे और उनके अनुसार अपना आचरण करेंगे या व्यवहार करेंगे। अब यदि हम कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप की हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो सिटीजनशिप जो वर्ड है वो सिटीजन से बना है और सिटीजन वर्ड लैटिन भाषा के सिविस से बना है जिसका अर्थ होता है नागरिक। तो नागरिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नगर में रहने वाला, अर्थात जो कोई नगर में निवास करता है या नगर का निवासी। तो सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे किसी व्यक्ति विशेष के नगरवासी होने की विशेष स्थिति का पता हमें लगता है। तो जहाँ तक हम अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं नागरिकता के संबंध में, तो हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा नागरिकता को
सिटीजनशिप के कंसेप्ट को अलग अलग प्रकार से वो डिफाइन करने का प्रयास करते हैं या अलग अलग प्रकार से वो इसे परिभाषित करने की बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ विद्वान हैं, कुछ विचारक हैं, कुछ विश्लेषक हैं, वो मानते हैं कि नागरिकता वह है जो राज्य में जन्मा हो, या फिर नागरिक वह है जो राज्य में निवास करता हो, नागरिक वह है जो राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखता हो या विशेष भक्तिभाव रखता हो, या नागरिक वह है जो राज्य के कानूनों में, राज्य के विधान में, राज्य के संविधान में आस्था रखता हो, या फिर नागरिक वह है जो राज्य के आदेशों की अनुपालना करता हो, राज्य के नियंत्रण में रहता हो, राज्य के निर्देशन में कार्य करता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि नागरिक वह है जिसे राज्य कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है जिनका कि वह उपभोग करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार से नागरिकता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं या उसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे अरस्तु की, कि अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में क्या विचार दिए हैं। देखिए, अरस्तु यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरस्तु ही प्रथम विद्वान था, प्रथम विचारक था, विश्लेषक था या दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम सिटीजनशिप के कंसेप्ट को कंसेप्चुअलाइज किया, उसको डिफाइन किया और उसको डिस्क्राइब किया। और इसके रिगार्डिंग अरस्तु ने अपनी एक स्पेशल थियरी डेवलप की। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता को डिफाइन किया है और कहा है कि नागरिक वह है जो राज्य के शासन प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अ पर्सन हु पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज अ सिटीजन, अर्थात जो राज्य के शासन प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेता है वही व्यक्ति नागरिक कहलाएगा अरस्तु के अनुसार। और यहाँ शासन प्रशासन मतलब जो व्यवस्थापिका में भाग ले, जो कार्यपालिका में भाग ले, जो न्यायपालिका में भाग ले, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका में रहकर कानून का निर्माण करे या कानून निर्माण में सहयोग करे, कार्यपालिका में रहकर कानूनों का क्रियान्वयन करे या कानूनों के क्रियान्वयन में सहयोग करे, और ठीक इसी प्रकार न्यायपालिका में रहकर न्यायिक कार्य करे या न्यायिक कार्यों में सहयोग करे। आप देखेंगे कि अरस्तु जो कि यूनान का निवासी था, उसने तत्कालीन समय में यूनान में रहने वाले व्यक्तियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, नंबर 1 नागरिक, नंबर 2 विदेशी, नंबर 3 स्त्रियां और नंबर 4 दास। अब आप देखेंगे कि अरस्तु ने नागरिक किसे माना है? जो राज्य के शासन और प्रशासन में भाग लेता है, और विदेशी किसे माना है? जो कि यूनान के बाहर के व्यक्ति थे। और अरस्तु कहते हैं कि ये साधारण प्रकार से सामाजिक कार्यों में तो भाग ले सकते थे, परंतु प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का जो अधिकार था वो इन विदेशियों को नहीं था। और स्त्रियों के संबंध में अरस्तु कहते हैं कि ये मूलतः नागरिक नहीं है, अर्थात अरस्तु जो हैं वो स्त्रियों को नागरिक का दर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अरस्तु के अनुसार स्त्रियां इतनी सक्षम नहीं होती, इतनी दक्ष नहीं होती, इतनी कुशल नहीं होती, इतनी तार्किक नहीं होती कि वे राज्य के शासन और प्रशासन में, अर्थात व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका संबंधी कार्यों में भाग ले सके और उनका क्रियान्वयन कर सके। और नंबर 4 पे अरस्तु रखते हैं दास को। अरस्तु दास को भी स्त्रियों के समान नागरिकता का दर्जा प्रदान नहीं करते। उनके अनुसार ये जो दास हैं ये जन्म से ही विक्षिप्त होते हैं, विमंदित होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, इसलिए इनका जो प्रमुख कार्य है वो दासता ही है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु केवल उन्हें ही नागरिक मानता है जो कि राज्य के शासन और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब आप देखेंगे भारत के संदर्भ में नागरिकता, जिस पर हम बात करेंगे। भारत के संदर्भ में नागरिकता की बात स्टार्ट करें तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके लिए शब्द यूज में लिया जाता है पर्सन, अर्थात व्यक्ति। अर्थात भारत देश में जो कोई भी रह रहा है वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। इस पर्सन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिटीजन्स अर्थात नागरिक, और नंबर 2 नॉन सिटीजन्स अर्थात गैर नागरिक या विदेशी नागरिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नागरिक की। तो नागरिक यहाँ उन्हें माना है जिन्हें 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 सिविल राइट
और नंबर 2 पॉलिटिकल राइट। सिविल राइट अर्थात नागरिक अधिकार, और पॉलिटिकल राइट्स मतलब राजनीतिक अधिकार। और नागरिक अधिकार में वे सभी अधिकार दिए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं, जिसमें हैं आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। और इसके अलावा आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है वो भी केवल देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ राजनीतिक अधिकार की, अर्थात मतलब कि व्यक्तियों की जो कैटेगरी है नागरिकों की, उन नागरिकों को यहाँ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। ये सारे राजनीतिक अधिकार हैं। अर्थात देश में, हमारे देश में नागरिक उन्हें माना गया है जिन्हें पॉलिटिकल राइट प्राप्त है और जिन्हें सिविल राइट प्राप्त है। सिविल राइट में सारे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और 51A में दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्राप्त हैं, जबकि पॉलिटिकल राइट में पॉलिटिकल रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं, चुनाव लड़ने का, चुनाव में खड़े होने का, मतदान करने का या सरकार की आलोचना आदि करने का अधिकार है। दूसरा हम बात करते हैं विदेशी नागरिकों की, नॉन सिटीजन्स की। नॉन सिटीजन्स को यहाँ 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक होते हैं विदेशी मित्र और एक विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र अर्थात जिनके साथ हमारे संबंध सकारात्मक हैं। विदेशी मित्र मतलब जिनके साथ हमारे संबंध क्या है, सकारात्मक हैं, जिनके साथ हमारे संबंध मधुर हैं, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, जिनके साथ कभी युद्ध ना हुआ हो, जैसे रशिया को हम इसमें शामिल करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं विदेशी शत्रु की। विदेशी शत्रु वे हैं मतलब कि जिनके साथ हमारे जो संबंध हैं वो सकारात्मक ना होकर कैसे हैं, नकारात्मक है। जिनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, कटु हैं, या जिनके साथ हमारा युद्ध हो चुका है या फिर भविष्य में युद्ध की संभावनाएं लगती हो, जैसे हम इसमें पाकिस्तान को रख सकते हैं, जैसे इसमें हम चाइना को रख सकते हैं। यह एक प्रमुख बात है आर्टिकल 22 की। देखिए जो आर्टिकल 22 है, ठीक है, जो है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, अर्थात कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विदेशी मित्र हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, अर्थात संरक्षण प्राप्त है, जबकि विदेशी शत्रुओं को आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 22 का मतलब कि इस आर्टिकल के तहत मतलब कि जो जिसे कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो अपने गिरफ्तारी के कारण जान सकते हैं या अपने वकील से वो वार्ता कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करना होता है, और मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से ज़्यादा की उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये जो आर्टिकल 22 है इसके तहत प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है केवल विदेशी मित्र देशों के नागरिकों को ही मिला हुआ है, विदेशी शत्रु देशों के नागरिकों को मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ बातें। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे अब नागरिकता और भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ बातें। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 22 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर जो 2 है, भाग 2 है, दैट इज़ रिलेटेड विद द सिटीजनशिप, जो कि नागरिकता से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 5 to 11 जो हैं 5 से 11 हैं सिटीजन से रिलेटेड प्रोविजंस इसके अंदर दिए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, और जो हमने कंसेप्ट लिया है वो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, अर्थात इकहरी नागरिकता का, जो कि हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़, मजबूत और सशक्त करने के लिए बेहद ज़रूरी था। जबकि आप देखते हैं कि बहुत से देशों में डबल सिटीजनशिप या ड्यूल सिटीजनशिप अर्थात दोहरी नागरिकता का भी कंसेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं कि अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, इटली, ये ऐसे कुछ देश हैं जहां ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में नागरिकता संबंधी जो प्रोविजंस हैं वो लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय जो संविधान है उसमें कहीं पर भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 11 है वो नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को देता है, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो विषय है वो संघ सूची का विषय है, अर्थात नागरिकता
केंद्र सरकार के अधीन आने वाला विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है और जिसका यूज करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया था या बनाया गया था। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है आर्टिकल 5 में, आर्टिकल नंबर 6 में, आर्टिकल नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11 में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5 की, अर्थात अनुच्छेद 5 की, जिसमें लिखा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में संविधान लागू होने की तिथि पर नागरिकता की व्याख्या की गई है, अर्थात जिस दिन संविधान लागू हुआ, और वो डेट क्या है 26 जनवरी 1950। अर्थात इस अनुच्छेद में साफ तौर पर कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक वह व्यक्ति नागरिक होगा जिसका डोमिसाइल अर्थात जिसका अधिवास भारत के राज्य क्षेत्र में है, वही क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और इसमें 3 बातें बताई गई है। नंबर 1 कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता या माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो, अर्थात जो जनवरी 1945 से भारत में रह रहा हो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। इस प्रकार ये 3 जो बातें हैं वो आर्टिकल 5 में बताई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 6 जो कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन अर्थात माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों की बात करता है। अर्थात इसमें कहा गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और इसमें आप देखेंगे कि 19 जुलाई 1948 की जो डेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो डेट है जब प्रवास के लिए दोनों देशों के बीच में एक परमिट सिस्टम को चालू किया गया था। और इस आर्टिकल में प्रमुख रूप से 2 बातें कही गई है। नंबर 1 कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट करने वाले व्यक्ति क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। अर्थात जो 19 जुलाई 1948 से पहले ही पाकिस्तान से भारत चले गए हों, भारत को पलायन कर गए हों, माइग्रेट कर गए हों, वो कौन होंगे, वो भारत के नागरिक होंगे। और सेकंड जो बात इसमें लिखी गई है या कही गई है वो है कि 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति कम से कम 6 महीने भारत में स्थायी रूप से रहने के बाद ही पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे वो कम से कम 6 महीने भारत में रहेंगे और स्थायी रूप से रहने के बाद में थ्रू प्रॉपर चैनल अर्थात पंजीकरण बाय द रजिस्ट्रेशन वो क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 7। इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार की बात इसमें कही गई है। और इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए या पाकिस्तान को पलायन कर गए, पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए, वे पाकिस्तान के ही नागरिक कहलाएंगे, भारत के नहीं। और उनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और अब यदि वे भारत का नागरिक बनना चाहें तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा बन सकते हैं और उसके लिए उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 8 जो कि ओवरसीज इंडियंस के लिए है। और इसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकारों की बात कही गई है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो पार्टीशन के टाइम पे न तो भारत आए ना पाकिस्तान गए बल्कि किसी अन्य देश में चले गए हों, अब ऐसे व्यक्ति उस देश और उनके जो दूतावास से प्रमाण पत्र लेकर भारत में पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जब पार्टीशन हो रहा था उस समय बहुत से ऐसे भी नागरिक थे जो न तो पाकिस्तान में आए न भारत में आए बल्कि अन्यत्र किसी देश में चले गए। और अब यदि वे भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस देश के दूतावास से प्रमाण पत्र लाना होगा और भारत में
पंजीकरण के माध्यम से वो नागरिकता को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 9, जिसमें कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अर्थात कि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी या मान ली जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 10 जो कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अर्थात जो नागरिक हैं या नागरिक बने हैं उसे उसके नागरिकता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है या जो थ्रू प्रॉपर चैनल भारत के नागरिक बने हैं, तो भारत में जो कोई भी नागरिकता संबंधी प्रोविजंस है, नागरिकता संबंधी कानून हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, वे सभी नागरिकता संबंधी जो भी कानून हैं वे सभी नागरिकों पर लागू होंगे। अर्थात नागरिकता के अधिकार उनके बने रहेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 11 जो कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किए जाने की बात करते हैं। अर्थात नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है इस आर्टिकल के तहत। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का भी निर्माण किया है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 11 है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी एक्ट बना सकता है कि किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है और किन आधारों पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। तो 11 का आपने देखा कि 11 जो है वो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने की बात करता है। अर्थात ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कोई नागरिकता संबंधी कानूनों का निर्माण करे। तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि नागरिकता संबंधी जो अधिनियम है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जिसको हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। आप देखेंगे कि इस अधिनियम में बेसिकली 2 बातें बताई गई है, नागरिकता के अर्जन संबंधी और नागरिकता के समाप्ति संबंधी। अर्थात हाउ कैन बी सिटीजनशिप अक्वायर एंड हाउ कैन बी सिटीजनशिप टर्मिनेटेड, दोनों ही बातें बताई गई है। तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम बात करेंगे कि हाउ कैन बी सिटीजनशिप अक्वायर, कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है। और इसमें इस कानून में 5 आधार बताए गए हैं। नंबर 1 बाय बर्थ अर्थात जन्म के आधार पर, देन बाय डिसेंट अर्थात वंश के आधार पर, देन बाय द रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण के आधार पर, देन बाय द नेचुरलाइजेशन अर्थात देशीकरण के आधार पर, देन बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी अर्थात किसी बाहरी भूभाग का यदि भारत में विलय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विलय हुए क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग विच इज़ मेंशन इन दिस एक्ट दैट इज़ हाउ कैन बी सिटीजनशिप टर्मिनेटेड, अर्थात कि कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, जिसमें 3 बातें बताई गई है। नंबर 1 कि यदि कोई व्यक्ति विलिंगली स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 2 कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है बाय द अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, किसी अन्य देश का नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड द नंबर 3 कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, और वंचित कैसे किया जा सकता है, किन आधारों पर, यदि अवैध तरीके से कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण करता है या संविधान में निष्ठा नहीं रखता है, संविधान का अनादर करता है या संविधान में विश्वास नहीं रखता है या शत्रु देशों से गुप्त संबंध रखता है, उन्हें गुप्त जानकारियाँ देता है, देशद्रोह के कार्य करता है या 7 वर्षों से अधिक समय तक भारत से बाहर बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो नागरिकता अधिनियम है वो 1956 है, 1955 है। इसमें 2 बातें बताई गई है, नागरिकता के अर्जन संबंधी और नागरिकता के समाप्ति संबंधी।
इस प्रकार हम देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है नायिकता संबंधी, जिसके अंदर हमने बात की कि नायिकता का अर्थ क्या है, नायिकता की परिभाषा क्या है, नायिकता की अवधारणा